हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए भैया, एक बार कमेंट करके बताइए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। उसके बाद में इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज सेकंड मॉक टेस्ट है और इस सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर मैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था, आज जो है वो 50 के आसपास क्वेश्चन हैं और सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जो भी आपके CHSL और MTS के लिए क्वेश्चन बनते होंगे वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूं। यानी कि एक कंप्लीट मॉक टेस्ट आप लोगों को आज के इस सेशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। शेयर करने का काम जरूर करें भाई, कि बिना सेशन शेयर करने से मज़ा नहीं आता है ना। सबको राम राम भाई, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो, है ना। चलिए, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त हैं। आज देखते हैं आप लोगों का क्या बनता है। फटाफट से जवाब देते हो, है ना। आज जवाब देना, फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जेड छात्रों के वजन का योग 1196 किलोग्राम है और Z/6 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। Z/3 छात्रों का औसत वजन 24 किलोग्राम है और Z/2 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछी है। तो एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपके एंड से देखते हैं कितने बच्चों के आंसर्स सही मिलते हैं। चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई, है ना। लाइव की संख्या बढ़ाइए, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पे भी चलते हैं। बताइए फटाफट से क्वेश्चन क्या पूछा है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। चलिए, कॉपी पेन ले लो हाथ में। कॉपी पेन के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि CHSL के क्वेश्चन है और शुरुआत के अंदर आपको CHSL के क्वेश्चन दिखने लगे हैं। तो फटाफट से देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जेड छात्र, ये जो बड़ा जेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास के अंदर है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि Z/6 इनके छात्रों का जो औसत वजन है वो 30 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टोटल 5 Z छात्रों का वजन है। उसके बाद में एक और बोल रहा है Z/3 इसका औसत वजन जो है वो 24 है। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, 8Z है। ठीक है, यानी कि टोटल वजन है। उसके बाद में एक और बोल रहा है Z/2 का औसत वजन किलोग्राम, जो कितना बोल रहा है, 20 किलोग्राम बोल रहा है। तो यहाँ से कितना आया हमारे पास, 10Z। यानी कि ये टोटल क्या आया, यहाँ पे ये 5 यूनिट वजन है। Z टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट जो अपने को निकालने हैं, इस Z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी ये 8 यूनिट है, ये Z है। ये 10 यूनिट है, ये Z है। यानी कि अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा, 8 और 5 13 और 10, ये कितने हो गए, 23Z। और यानी कि टोटल वजन आ गया, ये इतने यूनिट वजन है और इतने स्टूडेंट हैं। और इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 1196 आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि क्या हो सकता है ऑप्शन में। 4×3=12 नहीं हो सकता, 5×3=15 नहीं हो सकता, 7×3=21 नहीं हो सकता, 2×3=6 हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस Z की वैल्यू आपको कितनी निकल के आई, 52 निकल के आई। तो कहने का मतलब क्या है कि उस क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट थे, 52 स्टूडेंट थे। क्लियर है भाई, सभी को राम राम। कितने स्टूडेंट हुए, 52। वेरी गुड भाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। एक निश्चित मूलधन पर 9 सही 1/11% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष में 1008 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज की जहां तक बात है आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ से बोला है कि पर्टिकुलर तीसरे साल की बात करी है इसने। अगर पर्टिकुलर तीसरे साल की बात करिए तो सबसे पहले आपको परसेंटेज दी है 9 सही 1/11%। इसको आप फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो कितनी बनेगी, 1/11, यानी कि 11 पर 1 रुपए का ब्याज। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल की बात है।
यानी कि तीसरे साल, ये क्या बोला है, ये जो 1008 है वो पर्टिकुलर तीसरे महीने की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 11 की जो क्यूब है उसको आप उतने यूनिट मूलधन मान लीजिएगा, यानी कि 1331 यूनिट मूलधन मान लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे तो बेहतर रहेगा। जब भी आपको इस तरीके से पूछा रहे कि बीच में से कोई साल का मिश्रधन हो, मूलधन हो, वो चीज़ निकालनी हो, तो आप बिल्कुल बेसिक सा फंडा अपनाइएगा। 3 साल की बात कर रहा है, ठीक है। 1331 का 9 से 1/11% कह लो, या 1/11वां हिस्सा कितना आएगा, 121। दूसरे साल भी 121, तीसरे साल भी 121। ये आ गया बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो 121 का 1/11, क्योंकि दूसरे साल में बात कर रहे हैं। दूसरे साल में हम देखेंगे कि क्या पिछले साल पे कोई ब्याज है, 121 रुपये ब्याज है, 121 यूनिट ब्याज है, तो उसके ऊपर इसका 1/11 करेंगे तो वो कितना आएगा, 11। 2 साल तक खत्म। तीसरे साल की बारी। तीसरे साल से पहले कितना ब्याज है, एक ये है जिसका 11, एक ये है जिसका भी 11। अब एक ब्याज पे ब्याज है, उसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो 11 का 1/11 कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ये सीरीज आप ध्यान रख लेना, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर रहेगा, दूसरे साल में एक सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और पहले से वो सिंपल इंटरेस्ट लगा था उसका एक इंटरेस्ट रहेगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कहलाएगा। उसके बाद में जब थर्ड ईयर की बारी आती है तो यानी कि ये 4 चीज़ें हो जाती हैं। अब ये होता कैसे वो बताता हूँ। पहला साल कभी भी करोगे तो 2 की पावर 0 में जाएगा, यानी कि एक स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है, एक में जाएगा। दूसरी करोगे तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 स्टेटमेंट में जाएगा। तीसरी की करोगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 स्टेटमेंट में जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा है कि तीसरे वर्ष में 1008 रुपये ब्याज है, यानी कि ये टोटल तीसरे साल की बात हो रही है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये आपका थर्ड ईयर है। तो तीसरे साल के अंदर टोटल कुल कितना यूनिट ब्याज हो सकता है, 121 और 11 11 22 और 23। 23 और 121 में जोड़ोगे कितना हुआ, 144 यूनिट टोटल ब्याज हो गया, और जो कि किसके बराबर है, 1008 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 1008 रुपये के बराबर है। तो आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, हमने क्या माना था, मूलधन यही तो माना था हमने मूलधन। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि जब 1000 जो 8 है वो 144 यूनिट की वैल्यू है, तो आपको निकालना है 1331 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा फटाफट से। नमस्ते भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कितना आएगा, है ना, जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा। इसको ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा, कितने पे कटेगा, 14 पांजे 14 8 8 पे नहीं कटेगा, 7 पे कटेगा ना। किस पे कटेगा, 7 पे कटेगा सीधा। तो 7 एकम 7 यानी कि यहाँ पे आ रहा है, 2 पे घूम रही है, 7 एकम 7 फिर 7 21 यानी कि 9317। कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, ठीक है। मैं भाई अल्लाहाबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृति को एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचने पर 17% का लाभ मिलता है। यदि वह इसे 18 रुपये अधिक में बेचे तो 25% का लाभ उसको प्राप्त होता है। तो ऐसी 25 वस्तुओं पर वास्तविक लागत मूल्य ज्ञात करें। आपसे पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। ध्यान से देखिएगा कि अगर एक निश्चित वैल्यू पर बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 17% का, ठीक है। और अगर इससे वो थोड़ा सा अधिक पर बेचे, यानी कि कितना रुपया अधिक, 18 रुपया अधिक पर बेचे, तो कितने का लाभ प्राप्त होगा, 25% का। और एक चीज आप समझ पाए होंगे कि पहले 17% का लाभ मिल रहा था, अब 25% का लाभ मिल रहा है, तो लाभ के अंदर कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 8% की, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 18 रुपये को। यानी कि उस वैल्यू का जो 8% है वो 18 रुपये होगा,
और अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं 4%, वो 9 रुपये हो सकता है। इसको मैं 100% बनाऊं तो आपको पता है ये उसका 25 गुना है, तो ये भी तो उसका 25 गुना हो जाएगा। कितना हुआ? 225 रुपये। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन को इजी बनाती है। यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? एक वस्तु का 225 रुपये। ध्यान से देखना, एक वस्तु का जो लागत मूल्य 225 है और ऐसी 25 वस्तुएं लागत मूल्य में आपको लेकर आनी है। तो मुझे बताइएगा क्या 56-25 उसका उत्तर नहीं आएगा? वास्तविक मूल्य की बात कर रहा है तो कितना आया? 56-25। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट देखिएगा, 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार मैदान है, 3.5 मीटर चौड़ाई के मार्ग से घिरा हुआ है। इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? ठीक है, अरे यार ठीक है, ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा है? 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़ाई के मार्ग से घिरा हुआ है। यानी कि ये जो है वो 7 मीटर है, ठीक है, और एक 3.5 मीटर चौड़ाई के मार्ग से घिरा हुआ है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3.5 मीटर है। और आपसे क्या पूछा? इस मार्ग का क्षेत्रफल बताइएगा क्या होगा। अब सीधी सी बात है भाई, ये टोटल कितना हो सकता है? ये टोटल हो गया 10.5 मीटर, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि मैं कंप्लीट बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया निकाल दूं, तो क्या इस रिंग का एरिया कह लो या इस एरिया, यानी कि ये जो मैदान है बीच का, इसका एरिया आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको सीधा सा पता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 लो। आर स्क्वायर की बात है तो कहने का मतलब है कि मैं इस आर स्क्वायर को क्या लूंगा पता है? बड़ी आर स्क्वायर में से छोटी आर स्क्वायर में, डायरेक्ट इसके ऊपर काम करूंगा। यानी कि 10.5 को आप क्या लिख सकते हो? 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करते हो पाई आर स्क्वायर, तो ये जो एरिया आएगा इनमें से यही एरिया होगा। फटाफट से बताइएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट के अंदर दीजिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 7a की क्यूब प्लस 9b की क्यूब रेशियो 13a की क्यूब माइनस 16b की क्यूब इज इक्वल टू 13:15 है। तो आपसे पूछा है 2a प्लस 5b अनुपात 6a माइनस 7b क्या होगा। तो फटाफट से देखिएगा, 7a की क्यूब है प्लस 9b की क्यूब है, ठीक है, अनुपात है तो क्या मैं उसको अनुपात को नीचे नहीं लिख सकता? 13a की क्यूब है माइनस 16b की क्यूब बराबर मैं लिख सकता हूं 13/15। मैंने इस अनुपात को एक फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में मेरा काम था a और b की अलग अलग सेपरेट में वैल्यू निकाल लूं, और वो कैसे निकलेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है।
15 7 105 ए की क्यूब प्लस 15 निम्न 135 बी की क्यूब बराबर 13 13 169 ए की क्यूब माइनस 13 को 16 से करते हो 16 3 48 16 के 16 और 4 20 208 बी की क्यूब। अब यहां से ए की क्यूब और बी की क्यूब की वैल्यू निकाल लो या ए रेशो बी निकाल लो। ठीक है, यहां से देखिए 105 ए की क्यूब है, इधर 169 ए की क्यूब है, तो 169 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 64 ए की क्यूब बचेगा। और यहाँ पे 208 और इधर 135 है, इधर जोड़ोगे तो 35 और 8 43 343 बी की क्यूब आएगा। ठीक है, ए और बी का अनुपात निकाल सकते हो आप यहां से, या डायरेक्ट ए की क्यूब बटे बी की क्यूब। ठीक है, ये 64 इधर चला जाएगा, 343 ऊपर रह जाएगा, क्यूब रूट कर सकते हो दोनों साइड। ठीक है, तो ये होता है 4 चौके 16 चौके 64 और ये होता है 7 7 49 7 343, तो ये 7/4 हो गया, यानी कि ए की वैल्यू क्या आई आपकी 7 आई और बी की वैल्यू 4 आई। अब इस वैल्यू को आप यहां पे पुट करके देखिएगा, 7 दूणे 14 प्लस 5 चौके 20। ठीक है, अनुपात 6A 6 7 42 माइनस 7 चौके 28, 42 में से 28 गए 14 और 14 और 20 कितना हुआ 34। तो क्या ये 17 और रेशो 7 नहीं हो सकता? ऑप्शन क्या आया, बी करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का है, फटाफट से बताइएगा कि इसका जो वो उत्तर क्या रहेगा। आप बारी बारी से इस फ्रैक्शन को सोल्व कर सकते हो, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करो, आफ्टर दैट इसको सोल्व करो, कंप्लीट को सोल्व करोगे। फटाफट से बताइएगा कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए 3 3 9 और 2 11/3, ऑफ के लिए गुणा 3/4, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ऑफ को पहले ही सोल्व कर लो। ठीक है, माइनस 1/4 गुणा 4/3, तो 4 से 4 काटो, 11/4 में से 1/3 निकाल लो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 11 3 33, 4 एकम 4, 33 में से 4 गया, कितना बचा 29/12, 29/12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं, भाग में 1/4 भाग 3/2 है, तो आप सीधी सी बात है गुणा 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से काटोगे तो 1/6 आएगा, कितना आएगा, और प्लस में आपको 3/2 दे रखा है, एक सही 1/2 है, तो प्लस में आप 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये भाग में 1/6 प्लस 3/2 है, तो ये 6/1 हो सकता है, तो 29 कितना हो गया, ये 2 हो गया है ना, 29/2 हो गया, प्लस में 3/2 है, तो ये 29 और 3 32/2 हो गया, तो यानी कि कितना आया 16 उत्तर आ गया डी ऑप्शन। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पारस अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर स्टेशन के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर समय पर ट्रेन पकड़ने के लिए चलना शुरू करता है। यानी कि ये पारस का घर है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेशन है, बीच की जो दूरी है वो मैं कह सकता हूं 1500 मीटर है। ठीक है, और 3 किलोमीटर की स्पीड से वो चलता है। अगर ये एक्चुअल में पकड़ता तो कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, ये
3 किलोमीटर की स्पीड से पकड़ता 1.5 किलोमीटर की स्पीड है तो 30 मिनट के अंदर वो आराम से पहुंच सकता था। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या हुई, घटना एक घटी क्या कि 12 मिनट तक तो ये चला, यहां तक वो चला, कहने का मतलब है यहां तक ये 12 मिनट चला। 12 मिनट में कितना चला होगा कि आपको पता है 3 किलोमीटर की स्पीड है इसकी 1500, यानी कि 1.5 किलोमीटर को वो 1.5 किलोमीटर के रास्ते को वो आधे घंटे में ट्रेवल कर रहा है, 3 की स्पीड रही होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अपने को और चेक करनी है कि 12 मिनट गया, ठीक है, उसके बाद में एक काम और गया कि वह अपना पर्स भूल गया और बढ़ी हुई गति से घर लौटता है। मतलब कि यहां पे जाता है, फिर वो वापिस यहां पर आता है, यहां जाता है, फिर वहां जाता है, यानी कि 12 मिनट का रास्ता पहले ट्रेवल किया, फिर 12 मिनट का रास्ता ही वो उल्टा ट्रेवल किया, पर्स लिया, फिर यहां से वापिस भागा, यानी कि ए से बी तक की उसको दूरी तय करनी है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि 12 और 12 कितना हुआ, 24 मिनट। मतलब 24 मिनट का उसका एक्स्ट्रा जो चलना हो गया, यानी कि अब जो है वो पहले जो यात्रा 30 मिनट में तय कर रहा था, अब वो 24 मिनट और बढ़ गया उसकी यात्रा, यानी कि पहले 30 थी, अब 24 और बढ़ गई, अब यानी कि उसकी 54 मिनट की यात्रा हो गई टोटल, अगर वो उसी अकॉर्डिंग चले तो। लेकिन वो 54 मिनट की यात्रा उसको 30 में ट्रेवल करनी है, 54 की यात्रा उसको 30 में ट्रेवल करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब उसको किस स्पीड से चले, किस स्पीड से चले कि वो उसमें पहुंच जाए। अब एक चीज मुझे बताइएगा, 12 मिनट वो चला, ठीक है, 30 मिनट टोटल थे उसके पास, यानी कि अब उसके पास टोटल कितने मिनट बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट बचे हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई, टाइम बच गया उसके पास कम, अब डिस्टेंस उसके पास ज्यादा बच गई। ज्यादा कितनी बच गई, एक तो जाना और एक आना, दो चीज बढ़ गई, एक जाना और एक आना, यानी कि इतना जो लेंथ है ये बढ़ गई, यानी कि 12 और 12 24 मिनट की उसके। पहले 24 मिनट में कितनी ट्रेवल कर सकता था वो, जब 30 में 1500 कर रहा है, यानी कि 50 गुना, ठीक है, तो ये भी 50 गुना ही कर रहा होगा, यानी कि इतनी टाइम में वो 1200 मीटर जा सकता था। सीधी सी बात है, 12 12 24 है, ठीक है ना, 12 12 24 और 24 5 120, यानी कि 1200 मीटर। तो कहने का मतलब है कि अब उसके पास 1500 मीटर की दूरी तो वो है और 1200 मीटर की वो है, तो टोटल दूरी कितनी हुई, 2700 मीटर। अब वो 2700 मीटर की दूरी को तय करेगा 18 मिनट में। अब बताइए कि स्पीड क्या रहेगी। 2700 मीटर को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूं, 2.7 किलोमीटर, और 18 मिनट है। अब मुझे बताइएगा 18 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड का कितना हो सकता है, 6 या 18, यानी कि 0.3 घंटे, तो इसको भी वो 0.3 घंटे में कन्वर्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे 3 में 27, तो स्पीड कितनी आई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पे ये स्पीड अगर आपको निकालनी होती मीटर पर सेकंड में, आप आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको किलोमीटर प्रति घंटा निकालनी थी तो थोड़ा सा मुश्किल है। CHSL के क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाने हैं भाई। क्या कह रहे हैं, चलिए क्वेश्चन है राम किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा करता है। राम किसी काम को 35 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं, 7 दिनों तक काम करते हैं। पहले टोटल काम देख लीजिएगा, 35 दूने 70, 35 × 3 = 105, ठीक है।
35 दिए तो 105 और 15 7 105। एफिशिएंसी का अनुपात कितना या 3:7। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एक साथ 7 दिनों तक काम करते हैं, ये भी 7 दिन तक, ये भी 7 दिन तक मिलेंगे काम, 10 यूनिट डेली करेंगे, 7 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 70 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल कितना है 105 हो गया, 70 बचा कितना 35 यूनिट काम बचा है। ठीक है, अब राम जो है वो काम करेगा और बचे हुए काम के 3/7 पार्ट को करेगा। 35 तो बचा है सारा और 35 का 3/7 करना है भैया, 7 5 तो 5 दिए 15 यूनिट। कोई भी करे बेशक, काम कितना करना है 15 यूनिट काम करना है, कोई भी काम करे काम कितना करना है 15 यूनिट। और करेगा कौन, राम। राम की एफिशिएंसी 3 यूनिट। राम अगर डेली के 3 यूनिट काम करता है, टोटल 5 यूनिट काम है, तो काम कितने दिन में होगा, काम को करने में 5 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। किसी को डाउट है एक बार फटाफट से बताइए। ठीक है, रहन दे, स्नैप में किमें कौन दरिया, इन्हें देख लो, ने रिजल्ट वाई आवेगा। पी जो है वो क्यू का 4 गुना है, क्यू का 4 गुना है। अगर क्यू 100 है तो पी कितना है 400, कितना गुना 4 गुना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्यू है वो पी से कितने प्रतिशत कम है, क्यू जो है वो पी से कितना कम है भैया 300 कम है। पहले तो ये चीज चेक करो कितना कम है 300 कम है। अब प्रतिशत की बात आए तो सबसे पहले चेक करना है तुलना किसके साथ हो रही है 400 के साथ। क्यों, क्योंकि Q कम है, P से कम है, 300 कम है, 400 से ही तो 300 कम है, तो 300 कम है भैया 400 से। तो डायरेक्ट आपको पता है 300/400 की जो डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी 3/4 की 75%। ठीक है, कितनी 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कक्षा के टेस्ट में एक छात्रों के समूह ने 63 औसत अंक प्राप्त किया। ये कितने भी थे लेकिन इनका औसत अंक कितना आया 63 था। मैं मान लेता हूं कि कक्षा के अंदर 100 बच्चे थे, तो अगर मैं टोटल नंबर काउंट करूं तो टोटल कितने अंक हो गए 6300 अंक हो गए। ठीक है, जिन छात्रों को उच्च अंक मिले कुल छात्रों के 30% जिन्होंने 800 का औसत अंक प्राप्त किया, ये मतलब टोटल 30% ऐसे थे, टोटल 30% ऐसे थे जिनका औसत अंक 80 रहा होगा, यानी कि 8 दिया 2400, टोटल 2400 अंक यहां हो गए। ठीक है, उसके बाद में और वह छात्र जिनको न्यूनतम अंक प्राप्त हुए, ठीक है, वो कितने थे कुल छात्रों के 20% थे, और उनको न्यूनतम कितने अंक प्राप्त हुए होंगे 43 अंक एवरेज था, तो 43 दूनी कितना हो गया 860 अंक। अब यहां से आपको पता लग गया होगा कि ये जो ऊपर वाला जो बच्चा है ये 100% टोटल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 30 और 20 50% तो बच गए। अब बाकी के जो 50% है उनका आपको औसत निकालना है। ठीक है, जो बाकी के 50% का औसत की कितना होगा। तो मुझे एक बात बताइएगा कि 6300 टोटल थे, 6300 में से 2000 गए कितना 4300, और ये कितना बचा 3900। ठीक है, और 3900 में से 860 और माइनस कर दो, ये सीधी सी बात है। सबसे पहले 6300 थे, उसमें से 2400 अंक एक और निकाल दो, कितने बचे 3900। ठीक है, 3900 ही बच गए होंगे, 9 और 4 13। ठीक है, फिर 860 और निकाल दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये 40 आ गया और ये 3800, ये 3040। कितना अंक हुआ 3040। ठीक है, यानी कि 3040 अंक और बचता है। तो अब बताइए 50% बच्चों का है, तो 50 से सीधा सीधा भाग दे दीजिएगा भैया, 5 6 30, 5 8 40, है ना। यही आता है क्या 68 आता है क्या 60.8 आएगा, है ना। 68 नहीं आएगा, 60.8 आएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि 5 6 30 4 नहीं जाएगा 40 जाएगा।
हाँ भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, माना कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। सबसे पहले आप लिखिएगा कि 5 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। आपको पता है सम संख्याएं जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, मतलब जो 2 से भाग चली जाए। और कितनी चाहिए, 5 चाहिए। तो आप लिख लीजिए ये 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इनका क्या निकालना है आपको, सम संख्याओं का योग। अब इन संख्याओं का योग क्या होगा, 5x प्लस 2 4 6 और 6 12 और 8 20, ये हो गया उनका योग। और इनका औसत, औसत कितना हो सकता है, औसत यही तो है, क्योंकि कभी भी लगातार सम संख्याएं हैं, 5 है तो तीसरा औसत होगा, 3 संख्याएं तो दूसरा औसत होगा। तो कहने का मतलब ये औसत है। ठीक है, अगर मैं इन औसत के अंदर 40 अंक और ऐड कर दूं तो क्या ये बराबर हो जाएंगे। माना कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है, तो इस संख्या की मध्य यही वैल्यू पूछी है कि x प्लस 4 के बराबर क्या होगा। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये 44 हो गया। ठीक है, 5x में से इधर 1x 4x रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 40 और 4 44 है, 20 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 24, तो x के बराबर कितना आएगा 6। शुरू वाली संख्या अगर आपसे पूछी रहे तो 6 आएगा, बीच वाली संख्या पूछी रहे तो 6 और 4 10 आएगा, औसत पूछा तो भी 10 आएगा, मध्य पूछा तो भी 10 आएगा। ठीक है, कोई डाउट है भाई। नेक्स्ट, एक शंक्वाकार आकृति में सुधार किया जाता है जहां त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। यानी कि एक शंक्वाकार आकृति थी, चलिए भाई यहां पे तो नहीं है, ये एक शंक्वाकार आकृति है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 20% बढ़ाती है और ऊंचाई जो है वो 20% कम करती। ठीक है ना, यानी कि जो रेडियस यहाँ पे थी अब रेडियस बढ़ा दी, जो ऊंचाई यहाँ पे कुछ थी वो ऊंचाई यहाँ पे कम करती। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे क्या पूछा है, आकृति की आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो आकृति का आयतन क्या होता है, बेलन का थर्ड पार्ट है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे r तो 2 बार है और h 1 बार है। त्रिज्या में कितनी बढ़ोतरी करी है, 20% की। और ये त्रिज्या में कितनी बार बढ़ोतरी होगी, 2 बार। यानी कि 100 से अगर त्रिज्या पहले 120 हुई तो दूसरी बार भी 120 हुई होगी, 2 बार त्रिज्या बढ़ा दी। हाइट क्या है, 1 बार कम हुई है, 1 ही बार है। 100 हाइट थी तो हाइट अब की बार कितनी कम करी है, 20% कम करी है ना, यही करी है। ठीक है, तो 100 से कितनी हो गई, 80 हो गई, और 2% 3 थे तो 2 हटा दो, 1 ही परसेंटेज अपने को रखना है, काट दो यहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से काटोगे तो 5, यहाँ से काटोगे तो 6, 12 बार 144 और 144 गुणा 4/5। फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आया, 15 5 75 होता है ना। ठीक है, 2, 115.2% हो जाएगा। यानी कि पहले इसका जो आयतन 100% था अब कितना हो जाएगा, 115.6% हो जाएगा। कितनी बढ़ोतरी हुई, 15.2% हो जाएगा ना, 2% हो जाएगा, बढ़ोतरी हुई है भैया। ऑप्शन आपका ए रहेगा। क्लियर है, इंक्रीज हो गया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
कह रहे कि ए और बी एक काम को 1.5 दिनों में पूरा करते हैं। हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा और अब से सभी को कार्य पूरा करने में 2 दिन का समय लगा। मतलब दोनों मिलकर के काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, अगर ए जो है वो अब्सेंट होता है तो भी। यदि ए अकेला काम 2.625 दिनों में काम पूरा कर सकता है तो ए कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ा। पहले क्वेश्चन आते थे जिसके अंदर आपको डायरेक्ट दिया रहता था, और अब क्वेश्चन आते हैं जिसमें डेसिमल दिया रहता है ना। अब डेसिमल दिया है तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो दोस्तों, चाहे आप इसको ए और बी किसी काम को 1.5 दिनों में कर सकते हैं। मैं 1.5 दिन लगा देता हूँ, ठीक है। हालांकि ए को काम पूरा होने से पहले ही काम को छोड़ना पड़ा और अब वे सभी को कार्य को पूरा करने में 2 दिन का समय लगाते हैं, ठीक है। यदि ए अकेला कोई काम को 2.625 दिन में करता है तो ए ने कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ा होगा। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले एक काम करना है, आपको इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हो सकता है, चाहे तो आप इनकी फ्रैक्शन में बना लीजिए। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 2625 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप 25 से काटिएगा, ठीक है, कितने से भी काटिएगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे आपको दशमलव में ही निकालना पड़ेगा कि कितना हो सकता है। अब 1.5 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 26.25 है तो ये 52.50 हो गया डबल। फिर उसके बाद में इसको आप थोड़ा सा करोगे तो कितना हो गया, ये 52 दूनी कितना होता है, 104 और 105 कितना आया, 105। तो कहने का मतलब यह है कि आप 10.5 भी रख सकते हो, ठीक है, 15 7 105 हो जाएगा। या आप 10.5 की बजाय एक पूरा काम कर सकते हो 21, इसका डबल और कर सकते हो, यानी कि ये आप टोटल वर्क मान सकते हो, ठीक है। 21 कितना गुना है, चेक करके बताइएगा फटाफट से। 7 दूने 14 है ना, 14 गुणे तो नहीं है, 2 से किया, 26 दूने 52, 2 से, ठीक है। फिर 2 दूने 4, दूने 8, किससे किया, 8 से गुणा किया, ये 8 गुणा है भैया। और ये कितना गुना हो सकता है, 14 और 7 21, ये 14 गुना हो सकता है, ठीक है। तो ये 14 और 8 आ गया। 10.5 भी रख सकते थे, 7:4 में आ जाता, कोई डाउट नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से आराम से निकाल सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों की एफिशिएंसी 14 है, ए की एफिशिएंसी 8 है, और ए की अगर अकेले की 8 है तो बी की कितनी आई, 6, क्योंकि अपन ने एफिशिएंसी को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कहने का मतलब है 8 और 6 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यदि ए अकेला इतने दिनों में काम करता है तो ए ने कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ा होगा। बी ने तो टोटल किया होगा, बी ने तो टोटल काम किया होगा, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ये लगातार ये उस काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बी ने काम को 2 दिन किया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट, तो बी ने टोटल काम 12 यूनिट कर लिया होगा। और टोटल है काम कितना, 21, तो बच कितना गया, 9 यूनिट। और 9 यूनिट काम है वो ए ने किया होगा। ए ने कितना काम किया होगा, 9 यूनिट काम किया होगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो कहने का मतलब है ए ने कितने दिन काम किया होगा, 1.8 एकम 8 बचा 10, 1 2 और 5, यानी कि ए ने इतने दिन काम किया होगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि ए ने कितने दिन काम किया है, आपसे पूछा है कि ए ने काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ा। अब मुझे बताइए भैया, काम तो 2 दिन में खत्म हुआ और ए ने छोड़ा 1.125 दिन में, तो कहने का मतलब है कि काम कितने दिन पहले छोड़ा होगा, 0.875 दिन के अंदर ए ने काम को छोड़ा होगा। क्लियर है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं CHSL में, क्योंकि CHSL का प्री और मेन सब की बार 2 होंगे जैसा कि CGL होता है ना। बिल्कुल, हाँ, दिमाग हिलाने वाले सवाल होंगे भाई।
और जिसको वैम है उनका निकल जाएगा। क्या कह रहे हैं? ओम प्रकाश बॉम्बे से पुणे तक 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ये भाई यहाँ पे बॉम्बे है और यहाँ पे पुणे है। आते टाइम उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रहती है और जब वो जाता है तो वो ये सोचता है कि मैं उस यात्रा के अंदर 50% की वृद्धि कर दूंगा। तो 50% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 120 किलोमीटर प्रति घंटा लौटता है। औसत गति पूछिए भैया, आराम से निकाल सकते हो। औसत गति के लिए आपको पता है 2 गुणा S1 गुणा S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक है, 12 8 96 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, तो बताने की भी जरूरत नहीं है ना? कोई डाउट है भाई इस क्वेश्चन में? फटाफट से बताइएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट हो करवाता चला जाऊंगा। चलिए एक और क्वेश्चन HCF और LCM का, बहुत ही बढ़िया। एक सिद्धि विनायक मंदिर है, उसमें 4 घंटियां लगी हुई हैं। 48, 72, 288 और 432 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ठीक है, सुबह सबसे पहले वो 7 AM पे बजी है। पूछा है कि दोबारा कब बजेंगी, या टाइम पूछा है कितने बजे बजेंगी। तो मैंने आपको सीधी सी बात बोली है, हमेशा इनका LCM लेना है आपको। ठीक है, अब LCM लेने का सबसे बेहतर तरीका बताता हूँ। 48 है, 2 से भाग करो 24, 2 से भाग करो 12, 2 से भाग करो 6, 2 से भाग करो 3। ठीक है, 2 से भाग करो 36, 2 से भाग करो 18, 2 से भाग करो 9 और 9 को फिर 288 है, 2 से भाग करो 144, फिर 72, फिर 36। ठीक है, कितना हुआ? 36, फिर 18, फिर 9 और फिर 3 और 3। 432 है तो 216, 108 और 108 का आधा 54 है ना, फिर 27, फिर ये हो गया। अब इस तरीके से सबसे पहले फैक्टर बना लेने हैं और फैक्टर बनाने के बाद सिर्फ आपको एक चीज चेक करनी है, 2 कितनी बार है? मैक्सिमम 4, 3, 5, 4। सबसे ज्यादा कहाँ मिला? 2 की पावर 5 के बार मिला। ठीक है, अब 3 सबसे ज्यादा कहाँ है? 3, 2, 2, 1, सबसे ज्यादा 3 बार है तो 3 की पावर 3। ये एलसीएम निकल गया। 2 की पावर 5 कितनी होती है? 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 और 3 तिये 9 तिये 27। ये आपका आ गया एलसीएम। कितना आया? एलसीएम। ये इतने सेकंड आ गए। ये क्या है? ये इतने सेकंड आ गए। क्लियर है? अब अपने को किस में बदलना है? मिनटों में बदलना है, हमें घंटों में भी बदलना है। तो हमें क्या काम करना है? हमें इसको भाग दे देना है 60 से, तो पता लग जाएगा। ठीक है, अब 60 से भाग दोगे, 6 से तो नहीं जा रहा, ठीक है ना, 6 से नहीं जा रहा और कोई नंबर है नहीं। ठीक है, यहाँ पे 6 से नहीं जा रहा लेकिन 3 से जा रहा है 20। ठीक है, फिर 3 से गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 से जाएगा तो 4 8 32 और ये 5, तो 9 8 72 बटे 5 ये घंटे हो गया। ठीक है, तो 72 का मतलब है 14 5 70, 14 मिनट हो गया और 2 बटे 5, और 2 बटे 5 को आप क्या कर लो? 60 से गुणा कर लो। 12 5 60, 12 दूने 24, यानी कि 14 मिनट और 24 सेकंड। डायरेक्ट निकाल लो, पहले गुणा करोगे फिर 60 से भाग करोगे। इससे बेटर क्या है? आप डायरेक्ट वहीं पे कर लो। एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा ही करना है आपको। 7 14 और 24 डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है भाई? चलिए अब एक और तरीका, एक और क्वेश्चन। पार्थ ने 10% प्रतिवर्ष पर रोहित को, एक बंदे को तो दिया 10% पे, दूसरे को दिया 8% पे। ठीक है, शाम को कुछ राशि उधार दी। वर्ष के लास्ट में पाया कि उसको टोटल 9% मिला है। मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे हम।
अनुपात पूछा है दोनों को दी गई राशि का। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम अनुपात निकालते हैं तो 1:1 आता है, उस राशि को उसने 1:1 में दिया होगा। डायरेक्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहे की 4 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस गेंद को जस्ते के साथ ढका जाता है। यदि लोहे और जस्ते का आयतन बराबर है, जो जस्ते की मोटाई ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, ये है एक गोला जिसका 4 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि त्रिज्या कितनी रही होगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है एक ठोस गेंद को जस्ते के साथ ढका जाता है, यानी कि यहाँ पे इसके चारों तरफ एक मैं जस्ता लगाता हूँ और ढक देता हूँ, ठीक है। और ये कह रहा है इनका आयतन बराबर है, यानी कि ये जो जस्ता होगा और इसका आयतन दोनों का बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, तो आपसे ये पूछा है कि इस जस्ते की मोटाई क्या होगी, यानी कि आपसे ये मोटाई पूछी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये मोटाई आपको ज्ञात करनी है तो वही तरीका मैंने आपको बताया। अगर आयतन बराबर है तो मतलब कंप्लीट का जो है वो इससे डबल आयतन हो गया ना कंप्लीट का। समझ रहे हो मेरी बात को? कि मान लो इसका आयतन 10 यूनिट है, कंप्लीट का 20 यूनिट हो गया। इसका 20 यूनिट है तो कंप्लीट का 40 हो गया। तो इस तरीके से आप आयतन को डबल करके निकाल सकते हो, ठीक है। सीधी सी और डायरेक्ट, मैंने अभी वो एक तरीका बताया था आपको सर्कल वाला। सर्कल के अंदर सिर्फ आपको एरिया दिया गया था, यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और इसका क्यूब जो है, आयतन जो है वो बराबर है, दोनों का आयतन बराबर रख देना, डायरेक्ट उत्तर आएगा। और एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप बाय ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, बाय ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। जैसे पहला ही ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर तो ये हो गया और ये हो गया आधा, और तो ये 2.5 हो गया। तो एक बार ये कह रहा है कि ये चेक करिए कि 2.5 का जो आयतन जो है, एक तो 2.5 का आयतन, यानी कि कहने का मतलब एक तो 2 का आयतन और एक 2.5 माइनस 2 का आयतन, क्या ये बराबर है? क्या इसकी क्यूब और इसकी क्यूब का आयतन आपसे पूछा है बराबर है? 4/3 इंटू पाई r³ और ये भी 4/3 इंटू पाई r³ आपसे यही पूछा है कि एक तो इसका आयतन ये जो है डायरेक्ट, और एक कंप्लीट में से आयतन कैसे निकालोगे, कंप्लीट में आयतन निकालोगे इस आयतन में से, क्योंकि ये कंप्लीट तो है ये, ठीक है ना, 2.5 का क्यूब, ठीक है ना। कंप्लीट अगर आपको आयतन निकालना है तो ये 2.5 का क्यूब, या डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल लीजिए माइनस में 2 का क्यूब, ठीक है। क्या ये इसके बराबर आता है या नहीं आता, डायरेक्ट निकाल करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है, डायरेक्ट सा ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति छत के पंखे को 557.75 में बेचता है, ठीक है, तो उसे 15% का लाभ होता है, मतलब इसके अंदर 15% का जो प्रॉफिट है वो शामिल है, ठीक है। और 20% का लाभ उसको चाहिए। अब तो 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये सीपी मान लेता हूं, और उसको चाहिए कि वो लाभ कितना हो, 20%। उसको चाहिए कि वो लाभ 20% हो, 15 ना होकर के 20 हो। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे इसकी कीमत क्या रही होगी। अब आपको पता है कि 15% लाभ है, तो मतलब ये वैल्यू किसकी है, या क्या ये वैल्यू 115 की नहीं हो सकती? भी आपको पता है ये वैल्यू हमेशा 115% के बराबर आपको दे रखी है, 557.75। तो एक की वैल्यू क्या रही होगी, 115, और आपसे पूछा है कि 120 की वैल्यू चाहिए, तो आप 120% डायरेक्ट निकाल लो, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 23 पांजे और ये हो गया 24, बस डायरेक्ट 23 से भाग कर दो, ठीक है। 23 से भाग कर दो, 23 दूनी 46, ठीक है।
कितना है 23 दूने 46, कितना बचा 9 है ना, 9 बचा 97, 23 चौके 92, 5 बचा 57, 23 दूने 46 बचा 11, 24 यानी कि 242.5 बच गया है ना, 242.5 बच गया क्या, या 24.25 बच गया, 24.25 बच गया, ठीक है। चलिए अब आपको पता है 24 कितना होता है, 24 576, और 576 में 24 गुणा 25 करते हो तो 6 और जोड़ दो, चौथा हिस्सा, 24 576, और 576 और 6 कितना हो गया भैया, 6 और 6 12 है ना, 582। डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करो, डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करो आप, कौन सा, ठीक है। चलिए भाई, एक बेलनाकार टैंक जिसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, पानी से आधा भरा हुआ है, ये बेलनाकार टैंक है, ठीक है, और ये पानी से यहां पर आधा भरा हुआ है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, यदि 44 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर माप का एक घनाभाकार आयरन ब्लॉक है पूरी तरह से पानी में, ये एक ब्लॉक है भैया, ठीक है, और ये क्या है, पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, और डूबा हुआ है तो टैंक में पानी का स्तर तो बढ़ेगा, कुछ हाइट तक तो पानी जाएगा जाएगा, और वो हाइट किसके बराबर होगी, इसके आयतन के बराबर होगी, इसके आयतन के बराबर होगी। अब आपको पता है कि इस बेलन का जो वॉल्यूम निकालनी है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन क्या होता है, एल बी एच, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसके जाने से यहां पर इसकी हाइट में क्या फर्क पड़ रहा है, तो आपको पता है कि इनका जो कहते हैं ना कि उत्प्लावन बल, आपने सुना होगा कि अगर कोई द्रव है उसके अंदर कोई ठोस वस्तु डालते हो तो द्रव अपना जो है वो स्तर बढ़ा देता है, वो जो स्तर बढ़ाना जो है वो इसके हटाए गए भार के बराबर होता है ना, तो वॉल्यूम भी उसके बराबर होगी, तो इसके बराबर क्या आएगा, एल बी एच रख दो। आपको जब हाइट चाहिए तो इसको पाई आर स्क्वायर से भाग दे दो, डायरेक्ट हाइट मिल जाएगी, हाइट ही तो चाहिए, कितनी है चलिए एल बी एच कितना दे रखा है, 44 28 14, आप यहीं पर लिखिए, ऐसे ही स्मार्ट तरीका आप यूज करिए, गुणा करने की जरूरत क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है, यहाँ पे आर कितना है, व्यास 28 है भैया, तो आर कितना होगा 14 लग रही है ना, आर का स्क्वायर है तो 14 गुना 14 कैंसल, 14 2 से 11 चौका 4 7 28, तो हाइट डायरेक्ट कितनी आई 28, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। चलो बढ़िया है, सीरियल में नहीं देखा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 135 रुपए प्रति किलोग्राम और 126 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है, 125 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, और एक 126 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय है, उसको एक और x रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाता है, 1:1:2 में मिलाया जाता है, ठीक है, और इस मिश्रण को 153 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। तो आपसे पूछा है कि तीसरी जो किस्म है उसके अंदर कीमत क्या रही होगी, या रेट क्या रहा होगा, तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और ये भी 2 यूनिट है, 2 और 1 3 और 1 4 यूनिट, तो अगर 4 किलो भी होगा 153 के हिसाब से बांटोगे आप
तो कितना होगा टोटल रुपया? जोड़ सकते हो, 4 3 12 हासिल 1 और 4 5 20 और 1 21 हासिल 2, तो कितना हुआ टोटल? 612। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल क्वांटिटी बिकेगी वो 612 रुपए की बिकेगी। बिकेगी कि नहीं बिकेगी? जिसके अंदर से 135 रुपए का तो ये बिक जाएगा, 126 रुपए का ये बिक जाएगा, टोटल 612 बिकेंगे, 612 रुपए बिकेंगे। तो 135 और 126 कितना हुआ? 6 और 5 11, 2 और 3 5 और 1 6, 261 रुपए। 261 तो बिक जाएंगे, है ना? कितना बचा होगा? 351, और 351 वो यहां से पता करेगा, है ना? 351 वो यहां से वसूल करेगा। अब मुझे बताइए उसकी क्वांटिटी तो 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 350 को भाग करोगे 175, और आधे को भी तो आधा कर दो ना, एक को 175.50, 175.5 रुपए इसका आंसर आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए चलिए, क्या हो गया भाई? हाँ, क्यों बवाल मचा रहे हो? विजेंद्र विजय क्या कह रहे हो? 2017 वाला दे रखा है भैया, और बताओ। हाँ चलिए, एक व्यक्ति अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान में व्यास पर चलते हुए 5 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। ध्यान से देखिएगा, ये आ गया अर्धवृत्ताकार, ठीक है। यहां पर यानी कि यहां से लेकर के, ये पॉइंट में मान लेता हूं ए, और ये पॉइंट में मान लेता हूं तो एक तो यहां पे चलता है, ठीक है, और कम समय लेता है, समय नहीं लेता, यहां पर चलता है एक तो, और दूसरा वृत्ताकार पथ पर चलता है, यानी कि यहां पर चलता है, ठीक है। एक तो इस तरीके से जाता है और एक इस तरीके से जाता है, पॉइंट ए से बी तक जाता है, ठीक है। यदि वह 18 सेकंड में 45 मीटर चलता है, तो मतलब ये उसकी क्या आई? चाल आई। 45 मीटर वो अगर 18 सेकंड में चलता है तो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी निकाल सकते हो, या मीटर है तो मीटर पर सेकंड निकाल दो। तो कितनी आई ये? 18 दूने 36 और 9 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड आ गई। किसकी? उस बंदे के चलने की स्पीड आ गई। क्लियर है? और एक बात मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टी टाइम, है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टी टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, खेल के मैदान की त्रिज्या क्या होगी। अब त्रिज्या क्या होगी, यानी कि यहां से यहां तक चल रहा है तो वो कितना चल रहा है? 2r, और यहां से यहां तक चल रहा है तो वो कितना चल रहा है? वो πr चल रहा है, यानी कि ये 2r चल रहा है, यहाँ पे ये πr चल रहा है। और दोनों में एक चीज बोली है इसने कि 5 मिनट और 20 सेकंड का कम समय लगता है। कब लगता है? अगर वो यहां से चलने की बजाय यहां चले तो कम समय लगता है, ठीक है। तो हमें तो चाहिए टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम का ही तो अंतर है, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा तो कहने का मतलब है कि πr, ये क्या है? πr है डिस्टेंस, अपॉन स्पीड कितनी है? 2.5, और इस टाइम में से अब इस टाइम पे चल रहा है वो, ये कितना है? डिस्टेंस 2r है, और यहाँ पे टाइम स्पीड 2.5 बराबर। अब आती है बात टाइम की। हर चीज हमने मीटर में ले रखी है, तो टाइम हमें किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे, ठीक है। टाइम हम लेंगे सेकंड में। चलिए, अब क्या कह रहा है कि 5 मिनट और 20 सेकंड, 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड, और 20 सेकंड, तो कहने का मतलब टोटल कितना है? 320 सेकंड का समय है। छोड़ दीजिए सेकंड को, अब सोल्व करिए। पाई है और ये यहाँ पे आर है, अपने को आर नहीं दे रखी, आर निकालनी है, ठीक है। तो या तो आर यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 22/7, ये 5/2 कर लो। देखिए कैसे, ये 22/7, ठीक है,
और 2.5 को मैं करता हूँ 5/2 मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। r मैं सब जगह से कॉमन निकाल लेता हूँ पहले ही, माइनस फिर वही बात 2 डिवाइड बाय ये 5/2 इज इक्वल टू 320। क्लियर है? r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। देखिए ध्यान से, 22 दूनी 44, 44/35 माइनस, इसको भी मैं 35 बना देता हूँ, 2 दूनी 4 7 28 बटे मैंने 35 कर दिया डायरेक्ट। 44 में से 28 गया, कितना हुआ? 16 हो गया, है ना? 16/35, और ये 16/35 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35/16। यहां से आप डायरेक्ट काटोगे, कितना आएगा? 35 दूने 70 यानी कि 700। तो ये जो आर आई वो हमारी कितनी आई? 700 मीटर। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट निकालना है, आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, आपको एक स्पीड चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम आपको दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्या कह रहा है कि एक बंदा है ए से लेकर के बी तक जाता है, अगर वो इस डायरेक्शन में यानी कि इस तरीके यहां से जाता है और एक यहां से जाता है, उसके पास 2 रास्ते हैं, यहां पे जाएगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पे जाएगा उसको टाइम कम लगेगा। अब कह रहे हैं कि यहां से जाने में जितना टाइम लेता है और यहां से जाने में जितना टाइम लेता है, उनका जो अंतर है वो 5 मिनट और 20 सेकंड है। तो अब बात आ जाती है सारी की सारी टाइम पे, और टाइम का एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? यानी कि यहाँ पे ये डिस्टेंस पाई आर है, आपको पता है पूरे सरकमफ्रेंसिस 2 पाई आर होता है, और अगर आधे की बात करते हैं तो वो पाई आर होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से बात करते हैं तो ये व्यास है, क्योंकि व्यास के सापेक्ष चल रहा है, तो यानी कि ये त्रिज्या का डबल है, 2r है, 2r भी हो सकता है और ये उसको d भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो 2r हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे r कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2r और ये पाई आर हो गया। तो यहाँ से आपको पता है कि पाई आर माइनस 2r बटे 2.5 एक ही बात है, क्योंकि हमें ये टाइम चाहिए, और टाइम कब होगा? ये डिस्टेंस है, अपॉन में स्पीड हमने निकाली, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस दूरी अपॉन स्पीड, ये दूरी अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम होगा। तो टाइम आपको दे रखा है इतना कम समय लेता है, और इस सॉल्यूशन को करोगे आप तो आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं कि 50 पुस्तकों का लागत मूल्य 20 पुस्तकों के अंकित मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, 50 पुस्तकों का लागत, ये लागत मूल्य है, 50 पुस्तकों का जो सीपी है, ठीक है, 50 पुस्तकों का जो सीपी है वो 20 पुस्तकों के एमआरपी के बराबर है। तो एमआरपी और उसका रेशियो निकाल सकते हो आप, ठीक है। एमआरपी का रेशियो क्या आएगा? 5, सीपी क्या आएगा? 2, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप यहां से। एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या रहेगा? 5/2। तो कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु 2 यूनिट सीपी है, ये सीपी कह लेगा, और यहां पे ये एमआरपी 5 यूनिट होगा, ठीक है। आपको ये भी बोल सकता है कि एमआरपी को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। चलिए अब कह रहा है कि यदि विक्रेता 100% लाभ कमाता है, ध्यान से देखिएगा, लाभ हमेशा सीपी के ऊपर होता है, 100% लाभ कमाता है, तो कहने का मतलब है सीपी 2 है तो 2 ही लाभ कमाएगा, तो वो कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा। ये आपका क्या कहलाएगा? ये एसपी कहलाएगा। अब एक चीज और है, अब एमआरपी 5 है, एसपी 4 है, कितने की छूट देगा? 1 यूनिट की छूट देगा, देगा कि नहीं देगा? यही तो पूछा आपसे कि बताइए ना छूट की परसेंटेज क्या रहेगी। तो मुझे बताइएगा, 5 पे अगर 1 की छूट है, इसका मतलब छूट कितनी है? 20% है। कितनी है? 20%। डायरेक्ट आपसे छूट का परसेंटेज पूछा है, कितना होगा? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, 20% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप डेसिमल में ना करके फ्रैक्शन में लेकर जाइएगा। जैसे 2.2 है, इसको आप 22/10 लिखिएगा, गुणा
इसको आप 2/10 लिखिएगा, यानी कि इस तरीके से आप कैरी ऑन करते रहिएगा, स्टेप कम बनेंगे, इजी क्वेश्चन होगा, फटाफट से आप कर पाओगे। और इसका क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से दीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है, ठीक है। अब कह रहे हैं जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होते हैं, तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, भागफल और भाजक और भाज्य और शेषफल, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के बीच में अंतर 1146 है। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर एक संख्या यानी कि x है तो दूसरी 1146 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि अंतर 1146 हो गया, ठीक है। और कह रहा है ये छोटी संख्या ये बड़ी है, बिल्कुल है, ये x छोटी है, x में 1146 जोड़ दिया तो वो बड़ी संख्या है। अब ये कह रहा है भागफल के रूप में 4 मिलता है और शेषफल के रूप में हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। कहानी समझ में आई, बड़ी संख्या पूछी। अब एक आपको इतना तो कंफर्म होगा कि जब भी आप कभी भी निकालते हो, जैसे कि ये भाज्य है, भाज्य के बराबर हमारा क्या होता है, भाजक होता है, उसको आप किससे, भागफल को, भाज्य को भागफल से गुणा करते हैं और उसमें शेष जोड़ते हैं, तो ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, अगर मैं इस 1146 में से ये 6 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 1140। अब अगर ये 1140 आया तो ये मुझे पता है कि ये 4x में से अगर ये 1x माइनस कर दूं, यानी कि वो 3x से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। किससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3x से। तो कहने का मतलब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, कितनी आई, 3 तिये 9, 3 आठे 24 और 380 आ गई है ना, कितनी आई, 380 आ गई। अगर x की वैल्यू 380 है, यानी कि ये 380 आया, तो ये 380 इसमें से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 1146 प्लस 380, तो 6, 8 और 4 12, 2 एक ही में ही आ रहा है, 1526। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब कुछ बच्चे ये कहते होंगे जी आपने 3x कैसे निकाला, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, भाज्य क्या था, 1146 प्लस x, ये हमारा भाज्य है। उसके बाद में भागफल क्या है, x, और भाजक यानी कि भाजक x है और भागफल 4 है, तो ये 4x, ठीक है, प्लस में शेषफल 6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको फटाफट से x इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, 6 इधर माइनस में होगा तो 1140 हो जाएगा। फिर यही स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है जो हम लोग करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं है ना। एक और क्वेश्चन क्या करें कि 433 मीटर आधार से एक बिंदु पर एक निश्चित स्तंभ के ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा है, 433 मीटर आधार से एक बिंदु, यानी कि ये जो है वो 433 है, यहां से इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की दूरी 433 है। कोण कितना दे रखा है, ये 30 है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, और ये कितना होगा फिर, ये 60 होगा कि ये 90 है। आपको पता है कि 30 डिग्री वाली वैल्यू, 30 डिग्री के सामने वाला अगर 1 यूनिट होगा तो 60 वाला कितना होगा, √3 यूनिट होगा। तो कहने का मतलब ये अगर आपको निकालना होता, डायरेक्ट बोलता, तो ये 433 बटे कितना होता, और √3 होता, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी होती तो आराम से निकाल सकते थे। अब लेकिन पूछा क्या है कि यदि उसी बिंदु पर ऊंचाई के कोण को 45 डिग्री से बदल दिया जाता है, यानी कि अब 30 डिग्री का एंगल नहीं रखना, अब हमें एंगल 45 डिग्री का रखना है, तो यानी कि इसकी थोड़ी सी हाइट के अंदर फर्क पड़ेगा, यानी कि ये जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी कि ये हाइट बढ़ेगी। बढ़ेगी तो मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री जो बोला हुआ है। 45 डिग्री अगर ये एंगल है तो ये भी तो 45 होगा, तो अगर ये 45 होगा तो यानी कि ये यूनिट 1 के बराबर था, तो ये भी यूनिट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट 1 433 ऑलरेडी दे रखा है, तो कहने का मतलब पूरी जो हाइट है वो कितनी आएगी, 433 आएगी। अब दूसरा सवाल, अगर आपसे 433 पूरी हाइट के बारे में बोला होता तो ये पूरी हाइट बता सकते थे, लेकिन ये भी नहीं बोली हुई,
उसने पूछा क्या है, खंबे को कितने मीटर की ऊंचाई तक चित्रित करना होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ऊंचाई पूछी है, यानी कि ये हाइट आपसे पूछी है कि कितना ऊंचा मैं उसको करूं। तो मुझे ये बताइए कि 433 आपको सुना सुना हुआ लगना चाहिए कि √3 है, आपको पता है 433, ठीक है, बटे √3 की वैल्यू लगभग आप 1.73 लेते हैं, ठीक है, और गुणा इसको अगर आप 100 से करते हैं तो मतलब ये पॉइंट हट जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, लगभग 2.5 के बराबर आएगा ये, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 250 होगा। कितना होगा ये, 250 होगा। मेरे कहने का मतलब है कि हमें ये वैल्यू तब याद है क्योंकि कभी भी अगर आपको दिया हुआ हो 250 √3, तो इसका मतलब है कि आप आराम से 433 मीटर लगा सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ से 250 ये आया, पूरा 433 है, 250 ये है, तो 433 में से आप 250 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे सिर्फ यही पूछा है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो ये कितनी होगी भैया, 183 मीटर। 73 तो नहीं हो रही ना, ठीक है भैया, 183 मीटर, 183 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। x + y - z अनुपात y + z - x अनुपात x + z - y = 8:9:13 आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है x - y अनुपात z - y अनुपात z - x क्या होगा। एक काम करते हैं, मैं ना इनको जोड़ देता हूँ, मैं इसको जोड़ देता हूँ, इधर इनको जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू आएगी। क्या देखिए, मैं इसको जोड़ूंगा तो z 1 से कैंसल आउट, x भी कैंसल आउट, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, y भी कैंसल आउट। तो यहाँ पे x + y + z की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 8 और 9 17 और ये 30 आएगा। x + y + z यहाँ से डायरेक्ट आपने निकाल लिया, 30 आ गया। अब आपसे पूछा है कि इनका अनुपात क्या होगा। एक काम मैं करता हूँ, मुझे अब दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा और गौर करिए आप। तीनों का सम दे रखा है 30, आपसे पूछा है x + y - z क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बराबर आपको 8 दे रखा है ना, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 2 × x + y के बराबर 30 और 8 38 आ गया। तो x + y के बराबर कितना आया, 19 आ गया। ठीक है, x + y नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x + y के बराबर अगर 19 है तो z के बराबर 19 में से 30 में से 19 गया 11, ये z की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, क्या देखिए ध्यान से, ये घटा दो, दोबारा देखिएगा, x + y + z के बराबर आपको 30 दे रखा है, ठीक है, और आपसे y + z - x बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा था। इनको जोड़ो चाहे घटा दो, घटाओगे तो बढ़िया रहोगे, ठीक है, घटाओगे तो क्या होगा, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, 2x = 30 में से 19 गए कितना आया, 21, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10.5। ठीक है, एक और दूसरा तरीका पकड़ो, मतलब दूसरी वैल्यू निकालो, आपको 30 दे रखा है, या डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू 10.5 है, ये 11.5 कितनी हो गई, 21.5 हो गई, टोटल 30 है भैया, 21.5 निकालनी है तो कितनी बच गई, 8.5 बच गई, जो किसके बराबर होगी, आपके z की वैल्यू है, x की है तो ये y की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, x - y मतलब 10.5 में से 8.5 करूँगा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अनुपात z - y, z कितना है, z 11 है, y निकालोगे 11 में से 8.5 निकाल दो आप फटाफट से, कितना, 8.5 निकालोगे तो 2.5 आएगा। ठीक है भैया, अनुपात निकालो अभी। अगला क्या है, z - x है, z कितना है, z 11 है, x 10.5 है तो 0.5 आ गया।
दोनों तरफ से मतलब सभी को क्या करो, ये कुछ अनुपात अपने को देखा देखा सा नहीं लग रहा है, मतलब इजी नहीं है, तो डबल कर दो। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। 4:5:1। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है ना। बताइए भैया, डाउट नहीं है किसी को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अपनी लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल का मूल्य अंकित किया और फिर उस पर 16.5 मतलब 16 से ही 2/3% की छूट दे दी। ठीक है, क्या हो गया जी? और सॉल्यूशन? कहाँ सॉल्यूशन भैया, और कैसे मिलेगा? यही है, ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई उसमें नहीं है, कहने का मतलब है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसका अलग क्वेश्चन या अलग इसका निकाल सको, है ना। अलग तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा ही करना पड़ेगा। 3 अनुपात दिए हुए हैं, तीनों में 3-3 वैल्यूज दी हुई हैं और तीनों वैल्यूज अलग अलग दी हुई हैं, और पूछा भी कुछ इस तरीके से है कि अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, ये पूछ सकता था अगर यही चीज है, अगर ये x+y, z+y या y+z या z+x पूछा रहता तो ये तरीका काम आता। अब इसने ये नहीं पूछा, माइनस में पूछा है, तो हमने तरीका बदल दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। चलिए, लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल का मूल्य अंकित किया। तो सबसे पहले तो आप 35% की फ्रैक्शन लिख लीजिएगा। 35% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 7/20, यानी कि 20 वाली चीज 27 लिखी है उसने, कोई बात नहीं। और फिर उस पर 16.66% की छूट दे दी। यदि वह 105 रुपए का लाभ अर्जित करना चाहता है तो लागत मूल्य क्या होगा? निकाल लो भैया। यहां से पता लग रहा है ना, 35% बढ़ा करके अंकित किया है, तो कहने का मतलब उसका सीपी 20 रहा होगा, 20 से 27 उसने एमआरपी लगाया होगा। ठीक है, और 27 पे उसने छूट दी होगी। 16 से ही 2/3 का मतलब क्या है? 1/6, मतलब 6 वाली चीज उसने 5 की दी होगी। जो चीज 6 की थी वो कितने की दी होगी? 5 की दी होगी। तो बताना, जो चीज 27 है वो कितनी की दी होगी? तो 6×3 = 24, 4.5 गुना है भैया, तो ये भी तो 4.5 गुना कर दो। 5×4 = 20 और 2 22.5। ये कितने की बेचेगा? ये 22.5 की बेचेगा। कहने का मतलब जो 20 वाली चीज होगी उसको कितने की बेचेगा? 22.5 में। तो कहने का मतलब 2.5 का प्रॉफिट कमाएगा। 2.5 यूनिट का प्रॉफिट किसके बराबर है? 2.5 यूनिट का प्रॉफिट 105 के बराबर है। तो मुझे बताइए ना, 20 यूनिट का प्रॉफिट किसके बराबर होगा? फटाफट से। 2.5 का 20 कितना गुना है? 8 गुना है, तो इसका भी तो 8 गुना कर दीजिए, 840 आएगा। ऑप्शन कितना आया? बी आपका करेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट। चलिए, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? डाउट है किसी को? बताइए भैया फटाफट से। अब एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये इसमें ना क्लियर था भैया, ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे ही पूछेगा जिस तरीके से उसने वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्या है? x+1/x दे रखा है और उसका पावर 2 के बराबर 4 दे रखा है। तो मैं क्या कह सकता हूं? दोनों तरफ रूट कर सकता हूं ना, है ना। तो क्या आएगा? x+1/x = 2 आ गया। ये क्यों हुआ? ये बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करोगे आप? आपसे पूछा है x+1 मतलब x का इनवर्स पावर 6। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 के बराबर क्या होगा? आपसे ये भी पूछा रह सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी ध्यान देना, x+1/x के बराबर 2 दे रखा है, तो x की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो। और इस कंडीशन में चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे कि चाहे x की पावर 17 + 1/x की पावर 17 हो, तो भी उत्तर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। इस कंडीशन में भी उत्तर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। कुछ भी पूछा हो, अगर आपको x+1/x = 2 दिया हो तो आपका उत्तर हमेशा 2 आएगा। 2 दिया है तो
कोई भी पूछे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अगर आपको 0 दिया है तो वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। जब चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करता है। खर्चे को सामान्य स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उस चीनी की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो 100 रुपए की चीनी आप खर्च कर रहे थे, ठीक है, कीमत बढ़ गई कितनी, 130 हो गई, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं 30% कीमत बढ़ गई। व्यक्ति क्या चाहता है कि वो 100 की बजाय खर्चा ज्यादा 112 करेगा, ठीक है, वृद्धि करेगा। अब खर्चा 112 चाहता है, हो रहा है तो 130, कितना कम करेगा 18। किस पे कम करेगा 130 पे, 18 खर्चा करेगा भैया, 130 पे कम करेगा ना, तो 100 पे कितना करेगा, डायरेक्ट तो निकाल सकते हो। 180/13 कितना आया, 13 कम 13, फटाफट से करो भैया, हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। ठीक है, 13 थी 39, बचे 11, ठीक है, 13 8 104 है ना, 13.8 आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a इज इक्वल टू की बी की पावर x है, b इज इक्वल टू सी की पावर y है, c इज इक्वल टू a की पावर z है। तो आपसे पूछा है a x y और z का मान क्या होगा। देखिए बच्चों ध्यान से, a की पावर b बाय a इज इक्वल टू दे रखा है, सॉरी b की पावर x, ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, c की पावर y। तो क्या मैं b के बराबर में c की पावर y लिख दूं, ठीक है। अब एक काम और करिए, c की वैल्यू और पुट करिए। c की वैल्यू क्या दे रखी है, a की पावर z, तो यहाँ पे मैं a की पावर z फिर y और फिर x, तो क्या मैं a इज इक्वल टू a की पावर z इंटू वाई इंटू एक्स या एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पावर चल रही है, ब्रैकेट के अंदर चल रही है तो गुणा हो सकती है, बस बात खत्म। जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है। आपसे तो एक्स वाई जेड पूछा है, 1 आएगा। अब की बार ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे फिर क्या आएगा, 1, ठीक है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 12,000 रुपए की दर से बेचा, ठीक है। एक पर उसे 14.5% यानी कि 14.28% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 14.28% की हानि हुई, ठीक है। दशमलव के एक स्थान तक सही समग्र प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए ध्यान से, एक पे लाभ होता है उतना ही दूसरे पे उतनी ही हानि होती है। ऐसी कंडीशन पूछे और आपसे सिर्फ यही पूछे कि कंप्लीट पे लाभ या हानि क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत बोला है इसको भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है इस 12,000 का, ठीक है। हमें क्या बोला है, 14.28% है, ये किसकी फ्रैक्शन है, ये 1/7 की परसेंट फ्रैक्शन है। तो एक पे उसको बेनिफिट हो रहा है, दूसरे पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कहने का मतलब है, एक तो अगर उसके पास 7 वाली चीज थी वो उसको 8 की बेच रहा है, लाभ कमा रहा है, तो दूसरी 7 वाली चीज थी वो उसको 6 में बेच रहा है। तो कहने का मतलब है 7 7 49 वाली वैल्यू को वो 48 रुपए में दे रहा है, 48 यूनिट में दे रहा है। तो 49 दूने 98 अगर होगा तो 48 दूने 96 होगा। नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली निकालना है, अगर वो हो सकता है 100 हो तो वो हो सकता है 98 के आसपास हो। तो कहने का मतलब है कितने की हानि हो रही है, 2 की, 100 के ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है, ठीक है, तो 2 दशमलव स्थान तक, 1 दशमलव स्थान तक, तो 2% हानि उसको रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट के खेल के पहले 20 ओवर में न्यूनतम दर 5.5 थी। सबसे पहले यहां पे जब आए 20 ओवर की बात कर रहा है, कितनी थी 5.5। अब 30 ओवर और बच गए इधर, ठीक है।
कितना टोटल लक्ष्य कितना है? 290 रन का पूरे करने हैं। और आपको पूछा है 30 ओवर में कितने रन बनाने चाहिए, तो मुझे बताइए ना। 20 ओवर में 5.5 के हिसाब से 20 5 100 और है 110 रन तो बन गए होंगे। बचे कितने? 290 रन टोटल, 110 बन गए, 180 बनाने हैं, 180 और बनाने हैं ना। 30 के हिसाब से 80 बनाएगा तो एक ओवर में 6 रन बना देगा, है ना, तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए और बी की आय क्रमशः 9000 और 7200 है। ये ए है, ये बी है। इसकी आय 9000 है और ये है 7200। ये मैं बोल देता हूं, ये आय है, ठीक है। ए अपनी आय का 20% खर्च करता है। खर्च कितना करता है? 20%। 20% का मतलब 1800, ठीक है। और ये बचत कितने की करता होगा? कोई मतलब नहीं है। यदि ए का व्यय बी की बचत से 4 सही 1/6% अधिक है। किसका? ए का खर्चा, ये ए का खर्चा बी के बचत से, यानी कि यहां से कितना है? 4 सही 1/6% अधिक है। मतलब कि ये वैल्यू इससे 4 सही 1/6% अधिक है, यानी कि 25/6% अधिक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से। 25/6% अधिक है मतलब कि अगर ये वैल्यू 100 यूनिट 100% है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है? 1800। 100 प्लस 25/6% है, तो कहने का मतलब 625/6 है। तो या 600 कह सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको काट सकते हो 25 25 625 और डायरेक्ट इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं आप। 25 से काट सकते हो इसको, ठीक है। और 25 दूने 50, 25 चौके, कहने का मतलब है 25/24 है। यानी कि अगर ये क्या है, इससे ये चाहता है, यानी कि ये अगर 24 यूनिट है तो ये कितनी है? 25 यूनिट है। तो आप मुझे बताइएगा 25 यूनिट के बराबर 1800 है, ठीक है, तो 24 यूनिट के बराबर कितनी होगी? यहां से काटोगे 25 छिक्का 150 होता है, 25 साते 175, 25 दूने 72 गुणा 24, 24 दूना कितना होता है? 48 हासिल 4, 24 साते गुणा करो भैया फटाफट से, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 दूने 14 और 2 18, और ये 4 188 और 4 192, 1928। तो कहने का मतलब है, अरे यार कहाँ गड़बड़ हो गई? गड़बड़ कहाँ हो गई? 24 को 72 से करो, 4 दूने 8, 4 7 28, 72 दूने 144, 8 2 1728, 1900 नहीं 1728। कितना आया ये? 1728। तो अब मुझे बताइए बी की आय 7200 है, 1728 उसमें से माइनस करोगे तो 7200 में 28 माइनस करेंगे तो अंत का आएगा 72, 5472, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा? 5472। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें अमन? ये ऐसा ही क्वेश्चन ठीक मैंने करवा रखा है, इसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देना है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है, ठीक है। ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है और देखते हैं कि कौन कौन इन क्वेश्चंस के जवाब जो है वो दे पाता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है और जैसा कि कल आपसे वादा किया था मैंने कि मैं कल जो है वो लंबी क्लास लेने वाला हूँ, 1 सवा घंटे की, है ना। और आज 1.5 घंटे की क्लास से भी ऊपर हो गया है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। डेली का एक रेगुलर ऐसा ही सेशन हम लोग रखेंगे और इस सेशन के अंदर टॉप हाई एंड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट। कैसा लगा आज का सेशन? फटाफट से एक बार कमेंट जरूर करके जाएं और वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।